नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया भर में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन खबरों के बारे में जो आज हम विशेष तौर पर आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। अमेरिका और ईरान की जंग में दुनिया के लिए सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज रहा, क्योंकि इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई होती थी। लिहाजा कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो गई है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए फीस लेने पर अड़ गया था। उधर अमेरिका ने भी ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठा दी। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सामान्य रास्ता अभी भी नहीं बन पाया है। हालांकि अब खबरें हैं कि दुनिया की ये लाइफलाइन सामान्य तौर पर काम कर सकती है। कैसे काम करेगी, आज हम आपको बताएंगे। वही दूसरी खबर, ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जबरदस्त शिकस्त दी। उनमें इतनी तबाही फैलाई कि वो टेंशन में आ गए। अमेरिका तो घुटनों पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में खुद ही नेतृत्व का संकट भी पैदा हो रहा है। ईरान की लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच तकरार की खबरें हैं और अब ये हालात सामने आ रहे हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अब्बास अराक्ची की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आखिरकार ऐसा क्या हालात वहां पर खराब हुआ है जिसकी वजह से दोनों ही नेताओं की मुश्किलों में और इजाफा होगा, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। वहीं तीसरी खबर, ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। दोनों ही मुल्क एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन अब ईरान ने जो कदम उठाया है वो जंग के नियमों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। खबर है कि ईरान के IRGC ने यूरोपीय देशों में मौजूद आपराधिक गैंग से संपर्क किया और अब खबर यह भी है कि ये गैंग ही प्रॉक्सी संगठन के तौर पर ईरान के दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं। आज हम आपको इन गैंग्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर यह है कि हॉर्मुज में मलक्का जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है, ये बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी है कि हॉर्मुज पर वॉलंटरी फंड बनाने पर विचार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से टोल की बजाय वॉलंटरी फंड बना सकता है ईरान। नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, रेस्क्यू मिशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा फंड का। पहले कई तरीके से इस फंड को निकालने की कोशिश दुनिया भर से की गई, लेकिन अब हॉर्मुज पर इसे वॉलंटरी फंड का नाम देकर के लोगों से निकलवाया जाएगा, यानी वहां से गुजरने वाले देशों से निकलवाया जाएगा। अब ये टोल नहीं, वॉलंटरी फंड बन सकता है, जिसमें ईरान नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण और रेस्क्यू मिशन के लिए इस फंड को लोगों से वसूलेगा और उसका इस्तेमाल उसी हिसाब से करेगा। वहीं तेहरान में 40 दिन के हमलों के दौरान भारी तबाही हुई है। तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट का दावा है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। करीब 2,000 इमारतें बुरी तरीके से तबाह हुई और करीब 8,900 इमारतों को ये नुकसान पहुंचा है। तो ये तेहरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जानकारी मिली है। उनकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 50,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। जिस तरीके से भीषण हमले हो रहे हैं उसमें इन इमारतों को नुकसान पहुंचना लाजमी है। अब देखिए, 2,000 इमारतें पूरी तरीके से तबाह बताई जा रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और 8,900 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को चेतावनी सामने आई है कि अगर ईरान पीछे हटा तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ट्रंप ने ये बड़ी बात कह दी है। सीधे सीधे ये उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है ईरान को लेकर के उनकी तरफ से कि अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी रुख पर अभी भी कायम नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि ईरान के पास किसी भी तरीके से कोई भी परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे और ना ही अब हम ईरान को पीछे हटने देंगे। अगर ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है तो उसे एक बड़ा झटका लगने वाला है। वही हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताती हूँ। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना की तरफ से दावा यह है कि 45 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। 2 जहाजों पर सेना ने कब्जा कर लिया है, ये सेंटकॉम दावा करते हुए नजर आ रहा है। सेंटकॉम अलग दावे कर रहा है। उसका कहना है कि हॉर्मुज पर सिर्फ हमारा अधिकार है। हम जब चाहे वहां से जहाजों को गुजरने देंगे और जब चाहे उनका रास्ता मोड़ देंगे, और यही बात ईरान भी कह रहा है। सेंटकॉम ने अब आंकड़े बताने शुरू कर दिए कि हमने 45 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और 2 जहाजों पर हमारी सेना ने ही कब्जा कर लिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है,
लेकिन इन सब के बीच भी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बार फिर से शिपिंग ट्रैफिक बहाल हो सकता है, या आप यूं कह लें कि दुनिया भर का तेल और गैस का संकट जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, देखिए आगे हमारी इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये वो समुद्री रास्ता है जहां से होकर दुनिया भर के तेल और गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से सबसे ज्यादा असर दुनिया के इसी रास्ते पर पड़ा, क्योंकि दुनिया भर के होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुक गई। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है, और जंग के दौरान ऐसा ही हुआ। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया। दुनिया के कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई थम गई। कई पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए तो कई एनर्जी इमरजेंसी तक लागू कर दी गई। ईरान को हॉर्मुज की ताकत का ऐसा एहसास हुआ कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को छोड़ने को तैयार नहीं था। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की योजना बना रहा था। हालांकि बाद में उसने टोल टैक्स की जगह वसूलने वाले पैसों को सर्विस चार्ज का नाम दिया। वो जहाजों को दी जाने वाली सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जहाजों से सर्विस चार्ज वसूलने के पक्ष में आ गया। ईरान ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी अब वो मुफ्त रास्ता नहीं रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में भी हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। उसे सी माइंस हटाने और संबंधित देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में हॉर्मुज के मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया। उधर अमेरिका लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट को जंग से पहले वाली स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने इसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी भी बिठाई। अमेरिकी सेना ने ईरान से आने और जाने वाले जहाजों पर रोक शुरू कर दी। अब तक नाकेबंदी की कुल अवधि में अमेरिकी सेना ने 100 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया, जबकि कुछ जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। खबरों के मुताबिक ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट का काम शुरू किया। ईरान ने इस काम के लिए एक संस्था भी बनाई, जिसे IRGC के साथ मिलकर शिपिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया। बताया जा रहा है कि ओमान ने दुनिया के अन्य अहम शिपिंग रूट्स का अध्ययन किया और मलक्का स्ट्रेट की तर्ज पर जहाजों से वॉलंटरी फीस लेने का भी सुझाव दिया। इसके तहत एक तय फीस की बजाय नेविगेशन, सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और रेस्क्यू मिशन के लिए पैसे वसूले जाने का प्रस्ताव दिया। अब ईरान भी ओमान के प्रस्ताव पर रजामंद होता दिख रहा है।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मूज का इस्तेमाल करने वाले खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों की मदद से वॉलंटरी फंड बताने पर विचार कर रहा है। इसमें औपचारिक टोल लगाने की बजाय पर्यावरण संरक्षण और रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि ओमान के समर्थन वाले इस प्रस्ताव से एक कानूनी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून अहम शिपिंग रूट पर अनिवार्य ट्रांजिट फीस लगाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए समंदर में बारूद बिछा दी थी। बताया जा रहा है कि ईरान के फास्ट बोट्स की मदद से सी माइंस बिछाई गई थी, जिन्हें हटाने का काम ईरान को सौंपा गया। लेकिन खबर है कि इनमें से कई सी माइंस समंदर के बहाव के साथ बहकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। इसके अलावा कई अन्य सी माइंस की लोकेशन खुद ईरान को भी नहीं मालूम। ऐसे में ये सी माइंस शिपिंग ट्रैफिक के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत सी माइंस को हटाने की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई और अब खबर है कि ईरान इन सी माइंस को हटाने के लिए यूरोपीय देशों की मदद ले सकता है। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाने के लिए यूरोपियन नेवल फोर्सेस को इजाजत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका के साथ समुद्री मामलों में एक समझौते का रास्ता खुल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं और अब ईरान के रुख के सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले की तरह खुल सकता है। हालांकि इसकी स्थिति में कुछ बदलाव जरूरी होंगे, लेकिन जहाजों के आने जाने पर रोक हट सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान पर दबाव बना रहे हैं और अब ईरान के रुख के सामने आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले की तरह खुल सकता है। हालांकि इसकी स्थिति में कुछ बदलाव जरूरी होंगे, लेकिन जहाजों के आने जाने पर रोक हट सकती है। साफ है कि ईरान के रुख से दुनिया की टेंशन भले ही खत्म नहीं हुई हो, लेकिन कम जरूर हुई। उम्मीद की जा रही है कि हालात जल्दी ही सामान्य हो सकते हैं। और अब आपको गाजा से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, जहां गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अल हसाइना और अबू शरिया परिवारों का प्रदर्शन देखने को मिला। 112 सदस्यों के शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। मलबे के नीचे दबे रहने के बाद शव निकाले गए। नवंबर 2023 में इजरायली डिफेंस फोर्स ने सबरा में रिहायशी इमारतों पर अटैक किया और इसमें बेदुइन कबीले के 300 से ज्यादा सदस्य मारे गए थे, जिनके शव अब निकाले गए हैं। जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, नवंबर 2023 में जो कार्रवाई हुई थी उसमें उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से ईरान के हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। जहां पहले ईरान में लोकतांत्रिक सरकार और कट्टरपंथियों के बीच में एक बैलेंस रहता था, अब लोकतांत्रिक सरकार का वजूद ही मिटने की कगार पर पहुंच गया है और सत्ता पर कट्टरपंथी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज किया। पहले झटके में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके कई कमांडरों और लीडर्स को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि ईरान ने तुरंत ही मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पलटवार शुरू कर दिया। लेकिन यही वो वक्त था जब ईरान में सत्ता संतुलन के बिगड़ने की शुरुआत हुई। ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के घायल होने की बात सामने आती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके मारे जाने का दावा भी किया जाता है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि मुज्तबा अभी जिंदा है और वो देश की सरकार का नियंत्रण कर रहे हैं। अमेरिका के साथ वार्ता पर नजर भी रख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वार्ताकारों को संदेश भी दे रहे हैं। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि मुज्तबा खामनेई जंग शुरू होने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। उनका कोई ऑडियो या वीडियो संदेश नहीं आया। उनके सिर्फ लिखित मैसेज आते रहे। यहाँ तक कि अपने पिता और पूर्व आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भी मुज्तबा खामनेई नजर नहीं आए, जिसके बाद से ही उनके जीवित होने या सक्षम होने पर सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई की सुरक्षा का जिम्मा IRGC संभाल रही है और उसके कुछ कमांडरों को ही मुज्तबा खामनेई की लोकेशन की जानकारी होती है। उनके जरिए ही मुज्तबा के संदेश आते हैं और IRGC ईरान की कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और सीधे आयतुल्लाह को रिपोर्ट करती है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान में तख्ता पलट का ट्रंप का सपना अधूरा रह गया। लोगों की संवेदनाएं ईरान की सरकार और सेना के पक्ष में चली गई। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोगों में गुस्सा देखा गया। अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की मांग भी उठने लगी। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा इस कदर रहा कि नरमपंथी धड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बदसलूकी तक की गई। लोग अमेरिका के साथ वार्ता का विरोध करने लगे और अब खबर है कि ईरान में अंतर्कलह और भी गहरी हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान के कहने पर उन्होंने हमले रोके। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन ईरान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत की बात को ही सिरे से नकारता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। ईरानी मीडिया का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया, तो वहीं तुर्की की मीडिया के मुताबिक बातचीत की जगह अभी तय नहीं है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे बातचीत की प्रक्रिया जारी है। अराक्ची के साथ बदसलूकी तक की गई। लोग अमेरिका के साथ वार्ता का विरोध करने लगे और अब खबर है कि ईरान में अंतर्कलह और भी गहरी हो गई है।
राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान के कहने पर उन्होंने हमले रोके। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है, लेकिन ईरान सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत की बात को ही सिरे से नकारता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। ईरानी मीडिया का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया, तो वहीं तुर्की की मीडिया के मुताबिक बातचीत की जगह अभी तय नहीं है। उधर अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे बातचीत की प्रक्रिया जारी है, और एक सच ये भी है कि बातचीत में ईरान ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ईरान का उदारवादी धड़ा अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है, जबकि कट्टरपंथी धड़ा बदला लेना चाहता है। और अब खबर है कि दोनों के बीच तकरार भी तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक मुज्तबा ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को चेतावनी दी है कि बार बार इस्तीफे की धमकी देना बंद करें। अगर इस बार इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर ही लिया जाएगा। उधर खबर है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। वरिष्ठ सांसद हुसैन अली हाजिदे लिगानी के मुताबिक प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईरान की संप्रभुता से समझौता नहीं करने और होर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने की बात कही है। इस बीच खबर ये भी है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शक्तियां काफी कम कर दी गयी। इजरायली मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने सुरक्षा और विदेश मंत्री से जुड़े अहम मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका के साथ बातचीत जैसे अहम मुद्दों पर फैसले अब IRGC कमांडर अहमद वहीदी लेंगे, या यूं कहें कि इन मुद्दों पर अब राष्ट्रपति की मंजूरी निर्णायक नहीं होगी। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान कुछ समय से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सरकार को अहम फैसले लेने की प्रक्रियाओं से दूर रखा जा रहा है, और उन्होंने पहले इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी। और अब दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया कि रणनीतिक फैसले लेने की सलाह पर लिए जाएंगे। ईरान की IRGC के जवान और अधिकारी लोकतांत्रिक सरकार के प्रति नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही होते हैं, और यही वजह है कि ये कट्टरपंथी धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जो संदेश मुज्तबा के नाम से IRGC के जरिए आ रहे हैं, क्या वो वास्तव में मुज्तबा के ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि IRGC कमांडर मुज्तबा खामनेई के नाम पर संदेश देकर देश में अपना एजेंडा लागू करने की फिराक में हो? फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही ना हो रही हो, लेकिन प्रक्रिया जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है। मुज्तबा खामनेई लोगों की नजरों से दूर है। ऐसे में स्थिति तो उनके सामने आने के बाद ही साफ हो सकती है। तब तक सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि ईरान की सरकार और कट्टरपंथी धड़ा आपस में मिलकर काम कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। इजराइल के इलाज में रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैनात कर दिए गए हैं।
रेमन एयरपोर्ट पर करीब 15 टैंकर नजर आए हैं। ये इजराइल की हिफाजत के लिए है, जो कि तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ी तैनाती कर दी गई है, यानी कि सीधे तौर पर अगर ईरान कुछ भी बड़ा करने के बारे में सोच रहा है तो उसे वहीं पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ईरान को सबक सिखाने के लिए ये तमाम तैयारियां अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ताकत दिखानी शुरू कर दी है और उसकी तरफ से F-22 ऑपरेशन का वीडियो तक जारी कर दिया गया है। हवा में ईंधन भरने की तस्वीरें जारी कर दी गई है। एक तरफ तैनाती की जा रही है, दूसरी तरफ F-22 की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैनात हैं रेमन एयरपोर्ट पर और 15 टैंकर्स वहां पर दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ F-22 ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया है और हवा में ईंधन भरने की तस्वीरें भी इसी के साथ जारी कर दी गई है, जो आप देख रहे हैं। ये तैयारियों को पुख्ता करने के लिए है। नेतन्याहू का अमेरिका जाना, वहां से लौट करके आना, हर एक्सपर्ट्स का यह दावा करना कि ईरान के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची जा रही है, ये सिर्फ यूं ही नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ यूएस सेना तैयारियों में जुटी हुई है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सेना चाहती है। छोटे ड्रोन से मुकाबले के लिए अगली पीढ़ी की मिसाइल चाहिए और करीब $1.5 लाख से कम कीमत की मिसाइल की जरूरत है। मौसम की मार झेलने में सक्षम हो नया डिफेंस सिस्टम, ऐसी तैयारियां उसे बनाने में की जा रही है। छोटे ड्रोन से मुकाबले के लिए भी हो, अगली पीढ़ी के लिए भी हो, करीब $1.5 लाख से कम कीमत की भी हो, इसकी तैयारियां हो रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच में दुश्मनी जग जाहिर है। मिडिल ईस्ट पर दबदबा बनाने की जद्दोजहद में दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अब ये दुश्मनी और भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाने के लिए ईरान तैयार है, तो वहीं यूरोप में रह रहे यहूदियों को निशाना बनाने के लिए अब ईरान गैंग्स का सहारा लिया जा रहा है और ये गैंग्स सोशल मीडिया के जरिए टीनेजर्स को अपने जाल में फंसा रही है। उन्हें पैसों का लालच देकर के हत्याएं करवा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान इस खास तरीके से इजराइल और यहूदी लोगों को भी यूरोप की अलग अलग जगहों को टारगेट कर रही है। यूरोपीय जांच एजेंसियों के अनुसार स्वीडन का कुख्यात फॉक्सट्रॉट नेटवर्क इस खेल का सेंटर पॉइंट है। पुलिस का मानना है कि यह गैंग साल 2022 से लेकर के अब तक करीब 35 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का मुखिया रवा माजिद है, जो कि स्वीडन का रहने वाला है। वो पहले स्वीडन से भागा और फिर तुर्की होते हुए ईरान के तेहरान तक पहुंचा। यह भी बताया गया कि तेहरान में इस गैंग का कनेक्शन ईरान प्रशासन से और ज्यादा गहरा गया है। जांच में बात सामने आई है कि ईरानी शासन इस गैंग के जरिए अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ईरान ने गैंग से संबंध की बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ यूरोपीय एजेंसियों के अनुसार ये गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीनेजर्स को तलाशती हैं। उन्हें रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है और इसके बाद इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से इन्हें निर्देश दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन लड़कों को पूरा ऑपरेशन किसी वीडियो गेम की तरह समझा दिया जाता है। इन्हें मैप, वीडियो और स्टेप बाय स्टेप निर्देश भेजे जाते हैं ताकि ये बिना किसी डर के टारगेट तक आसानी से पहुंच सके। ये गैंग जानबूझ करके टीनेजर्स को ही शिकार बनाते हैं क्योंकि वो पकड़े जाने पर कानूनी अंजाम के बारे में सोचते नहीं है। हैरानी की बात यह है कि मर्डर या हमला करने के बाद ज्यादातर बच्चों को वो पैसे भी मिलते ही नहीं, क्योंकि वे वारदात को अंजाम देने के पहले या तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गैंग को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन गिरफ्तार हो गया है। पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब स्वीडन के स्टॉकहोम में 20 साल के छात्र मुराद अब्देल कादिर की गोली मार करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान 18 साल के युवक अतीला अजीमोव को गिरफ्तार किया, जिसे फॉक्सट्रॉट नेटवर्क ने पैसों का लालच देकर के भेजा था। हालांकि बाद में पता चला कि गैंग ने जिसे मारने के लिए भेजा था, गलती से उसकी जगह मुराद की हत्या कर दी गई। फिलहाल अतीला को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन ये बेहद ही खौफनाक तरीके से काम करने वाली गैंग है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।